नमस्कार दोस्तों, जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गणित की इस ऑनलाइन क्लासेस में आज नया अध्याय है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पर अपन आज अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति में संख्या कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती हैं, उनके बारे में अपन जानते रहेंगे। और संख्या पद्धति जानना जरूरी है क्योंकि ये छोटी कक्षा से शुरू हो जाती है और हमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है। तो अपन जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होती है, कौन कौन सी संख्या होती हैं, उसके बारे में। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकृत संख्या। सबसे पहले अपन प्रकृत संख्या के बारे में जानेंगे कि प्रकृत संख्या क्या होती है। आपने देखा होगा कि अपने आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं। उन वस्तुओं को अपन जैसे कभी गिनने का मौका मिला होता तो अपन क्या करेंगे, शुरुआत एक से करेंगे। वो भी वस्तु अपन गिनेंगे, शुरुआत एक से करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। तो गिनती की जो संख्या है, गिनने योग्य जो संख्या है, वह प्राकृत संख्या कहलाएगी। जो एक से शुरू होती है संख्या वह प्राकृत संख्या कहलाएगी। तो गिनती की जो संख्या है, सिंपल तौर पर देखिए इसमें अपन तो गिनती की संख्या या तो अपन ये बोल सकते हैं या फिर इसमें आ जाएगा एक से प्रारंभ होने वाला, एक से प्रारंभ होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ये इसमें आ जाएगा प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। गिनती अपनी एक से शुरू होती है, दूसरी अपन देखें तो एक से प्रारंभ होने वाली संख्या है, वो हो जाएगी प्राकृत संख्या। और इसको अपन संकेत रूप में n से लिखेंगे। उदाहरण के रूप में अपन देखें, अगर इसको अपन प्राकृत संख्या मतलब वो संकेत है वो अपन लिखेंगे n के रूप में। इसका अपन समुच्चय रूप में दर्शाएंगे तो 1, ये 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक बढ़ेगी। शुरुआत 1 से होगी, अनंत तक बढ़ेगी, प्राकृत संख्या कहलाती है। और इसको अपन संकेत रूप में लिखेंगे तो n के रूप में नेचुरल नंबर के रूप में अपन इसको दर्शाएंगे। ये तो हो जाएंगे इसमें प्राकृत संख्या है, जो गिनने की संख्या है, शुरुआत 1 से होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरे पर देखिए इसमें पूर्ण संख्या, दूसरी जो संख्या पद्धति में आती है पूर्ण संख्या है। तो जो प्राकृत संख्या है, ये जो प्राकृत संख्या दे रही है, उसमें अगर अपन शून्य को सम्मिलित किया जाए, प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित किया जाए जो प्राकृत संख्या दे रही है उसके आगे अपन शून्य लगा दे जाए तो वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को अपन लिखेंगे इसमें W के रूप में, जिसको अपन होल नंबर को बोलते हैं। इसको अपन समुच्चय रूप में दर्शाएंगे तो देखिए प्राकृत संख्या तो होती है 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक बढ़ेगी। इसमें क्या है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित किया जाए, इसके आगे रखकर अपन 0 लगा दे जाए, शून्य लगा दे जाए, तो ये जो संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या है। मतलब शून्य से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, 1 से शुरू होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब इसमें कुछ अंतर है, उस अंतर को अपन थोड़ा जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, इसमें किस प्रकार का अंतर होता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। अंतर ये होता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो 1 होती है, जो शुरुआत 1 से होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात करेंगे अपन सबसे छोटी तो वो शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये शून्य से शुरू होती है। ये इसमें थोड़ा मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक जानना जरूरी है। पूर्णांक क्या होगा है कि जो अपन को पूर्ण संख्या दे रखी है, पूर्ण संख्या में अगर अपन ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक या फिर ऋण संख्याओं को सम्मिलित किया जाए
जो पूर्ण संख्या दे रखी है उसके अंदर ऋण संख्या जो माइनस वाली संख्या है उसको अगर सम्मिलित किया जाए तो पूर्णांक प्राप्त हो जाएंगे, जिसको अपन जहर के रूप में दर्शाएंगे। देखते हैं इसका उदाहरण के तौर पर। इसका समुच्चय देखते हैं अपन। तो पूर्ण संख्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3 ये ऐसे अनंत तक बढ़ेगी। अब इसमें कह रहा है कि ऋण संख्या है माइनस वाली संख्या -1, -2, -3 ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगी। तो अब ये जो दे रखा है ये तो इसमें हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, माइनस वाले हैं वो हो जाएगा इसमें ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हो जाएगा इसमें शून्य पूर्णांक। पूर्णांक पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्या को सम्मिलित किया जाए। ये तो एक पूर्ण संख्या अपने पास शून्य से शुरू हो रही थी, इसलिए अपन ने ऋण संख्या को सम्मिलित कर दिया। शून्य के जो थी दाईं ओर और ये बाईं ओर, दाईं ओर वाली शून्य की संख्या वो तो हो जाएगी इसमें धनात्मक पूर्णांक, और बाईं ओर वाले हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। ये पूर्णांक की जानकारी थी। अब अपन पढ़ेंगे इसमें परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है उसके भी प्रश्न आते हैं छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक, उसके बारे में जानेंगे कि पूर्णांक है वो क्या होता है। परिमेय संख्या परिमेय संख्या की सीधी सी परिभाषा है, वे संख्या है जो P बटा Q के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां व्यक्त कर सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0, जहां यह आ जाएगा P और Q पूर्णांक, उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। सीधी सी बात है कि वे संख्या जो P बटा Q के रूप में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब Q जो अपन को हर दे रखा है उसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये स्थिति है और P और Q पूर्णांक के कोई भी अंक हो सकता है तो वो परिमेय संख्या होगी। अब उदाहरण के तौर पर देखते इसमें उदाहरण देखेंगे तो देखिए 1/2, 3/4, -1/2, -6/7 ये सभी संख्या है वो परिमेय संख्या कहलाती हैं, क्योंकि इसको अपन P बटे Q, अंश P है हर Q, अंश P है हर Q, P बटा Q के रूप में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, वो हो जाएगा इसमें परिमेय संख्या है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 फिर 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगी। अब ये सभी क्या है परिमेय संख्या क्यों है, इसके लिए सब एक लगा सकते हैं, इसके भिन्न बना सकते हैं। जैसे भिन्न बनाएंगे तो P बटा Q हो जाएगा, P बटा Q, और अपन P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। दूसरी और स्थिति इसमें देखेंगे तो सभी पूर्ण संख्या जो भी पूर्ण संख्या दे रखी है वो भी प्राकृत संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्ण संख्या कहां से होती है 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगी। अब ये भी परिमेय संख्या होती है क्योंकि इसके लिए सब एक लगा देंगे,
जैसे एक लगाएंगे तो ये भिन्न बन जाएंगी, और भिन्न बनाएंगे तो मतलब p बटा q है। अब p बटा q होती परिमेय संख्या हो जाएगी। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, ये भी ध्यान रखना, प्रश्न आता है। परिमेय संख्या है, शून्य भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे एक लगाएंगे तो ये p बटा q हो जाएगा, और ये स्थिति अपने पर लागू है क्योंकि इसमें q तो शून्य नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर इसको अपने 1/0 कर ले, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें p तो मान 1 आ रहा है, जबकि q का मान है वो 0 आ रहा है। अपने पास स्थिति क्या होती है कि q नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हर 0 दे रखा है परिमेय संख्या नहीं, अंश 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होगा। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, शून्य भी एक परिमेय संख्या है, और सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं। भिन्न कोई भी भिन्न आ जाए वो परिमेय संख्या है, जैसे 1/2, भिन्न कोई भी 3/4, भिन्न आते ही p बटा q हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। आज अपन ने संख्या पद्धति के बारे में जानकारी ली है। सबसे पहले प्राकृत संख्या जो आसपास के वस्तुओं को गिनते हैं, 1 से शुरू होती हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। दूसरी पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या में तो शून्य लगा दिया, आगे पूर्ण संख्या हो जाएगी मतलब 0 से शुरू होने वाली। फिर अपन ने पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक में क्या होता है कि पूर्ण संख्याओं में ऋण संख्या, उसका ऋण संख्या लगा दे तो वो पूर्णांक हो जाएगा। जिसमें 2 पूर्णांक थे, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। फिर अपन बात की परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसको p बटा के रूप में व्यक्त करते हैं, और परिमेय संख्या कहलाती है जिसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर 0 नहीं होना चाहिए, और जब p और q पूर्णांक होते हैं। सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं, शून्य भी एक है वो परिमेय संख्या होती है, और सभी भिन्न भी है वो परिमेय संख्या। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया है। तो ये संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा संख्या की बहुत महत्वपूर्ण है, इसके प्रश्न कई जगह पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।